हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर स्वागत है। तो ये हमारा नया सीरीज चल रहा है जो खान सर का द्वारा जो बुक निकाला गया है पॉकेट जीके करके, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो उसी को हम ऑप्शन के साथ आपको 50 क्वेश्चन प्रतिदिन लेकर के आ रहे हैं और आज हमारा ये दूसरा क्लास है। ठीक है, ये वीडियो 6 बजे प्रतिदिन सुबह में अपलोड होता है, तो आप लोग जरूर देखिए। और ज़्यादा लंबा क्लास भी नहीं रहता है, जहाँ डिस्कशन होगा मैं डिस्कशन भी कराते चलूँगा। ठीक है, और इससे संबंधित पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के किस स्थान से मिला है? क्या कर रहा है कि सर्वाधिक जो प्राचीन अभिलेख है वो मध्य एशिया के कौन सा जगह से मिला है, कौन से स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोगज कोई। क्या हो जाएगा? बोगज कोई। बोगज कोई अगर आपसे पूछ दे कि किस देश में है, बोगज कोई किस देश में है, तो आपको बताना है तुर्की में है। कहाँ है? तो तुर्की में है। और तुर्की के जो स्थान का नाम है वो बोगज कोई है और उसी के नाम के आधार पर बोगज कोई अभिलेख रखा गया है। ठीक है, जो कि क्या है? तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगर भारत की सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है, तो भारत की सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करते हैं तो मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था कि सबसे प्राचीन जो है ये अशोक का अभिलेख है। ये अशोक का अभिलेख कितना वर्ष पुराना है? तो लगभग 300 बीसी पुराना है। 300 बिफोर क्राइस्ट पुराना है, ईसा पूर्व पुराना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ये अशोक का जो अभिलेख है वह किस लिपि में लिखा गया था, किस किस लिपि में लिखा गया था, तो आपको बताना है ब्राह्मणी और खरोष्टी। ठीक है, ब्राह्मणी तथा खरोष्टी, ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपि में। लेकिन अगर इसमें से पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन सी लिपि में वर्णित किया गया है अशोक के शिलालेख को, तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणी हो जाएगा, सबसे ज्यादा ब्राह्मणी। और अगर पूछेगा किस लिपि में, तो ब्राह्मणी तथा खरोष्टी। ठीक है, समुद्र की बात करते हैं तो ये जो है समुद्रगुप्त का जो संबंध है वह किस अभिलेख से है, ये बातें आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से संबंधित है। कौन सा? तो समुद्रगुप्त जो है किससे संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं, चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन खारवेल की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित है। किससे है? तो हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से पूछेगा कि किस राजा का संबंध है, तो ये आपको खारवेल से संबंधित है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी हम जहां मिलेगा कराते चलेंगे ताकि आपको रिवीजन भी होते चलेगा। ठीक है, तो भारत के सबसे प्राचीन अशोक के अभिलेख कितना वर्ष पुराना है? अभी मैंने जस्ट बताया है कि कितना वर्ष पुराना है, तो 300 वर्ष पुराना है। ठीक है, और अशोक, अशोक का जो अभिलेख है वह किस लिपि में लिखा गया है? तो मैंने अभी जस्ट बताया है कौन सी लिपि है, तो खरोष्ठी है। ठीक है, खरोष्ठी है। और कौन है? तो ब्राह्मणी है। इसमें अगर दोनों में पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस लिपि में लिखा गया है इन दोनों में से, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? ब्राह्मणी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है करब जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध है वह किससे है? तो जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध है आपको रुद्र दामन से है। किससे है? रुद्र दामन से है। किससे है? रुद्र दामन से। समुद्र के बारे, समुद्रगुप्त के बारे में मैंने अभी बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो संबंध है वह किस राजा का है? तो ये जो है आपको किसका है? समुद्रगुप्त का। पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं तो इसका संबंध किस अभिलेख से है? ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं तो एहोल अभिलेख का संबंध। ठीक है, एहोल, एहोल, एहोल अभिलेख का जो संबंध है वह किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष शब्द का प्रयोग जो है किस अभिलेख में मिलता है? दुर्भिक्ष एक शब्द है जिसका प्रयोग किस अभिलेख में मिलता है, तो आपको बताना है सह गौरा अभिलेख। किस अभिलेख में? सह गौरा अभिलेख, सह गौरा अभिलेख में। ठीक है, एहोल अभिलेख का बारे में मैंने अभी बताया था कि पुलिकेशिन,
पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय का जो संबंध है वह अभिलेख ऐहोल अभिलेख से संबंधित है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे है? तो ऐहोल अभिलेख का। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि कुरान का जो धार्मिक कानून क्या कहलाता है? कुरान कुरान तो आप लोग को जानते हैं, है ना, कि मोहम्मदन लोग का जो कुरान है, ठीक है, और इसका धार्मिक कानून जो कहलाता है उसको जवाबित कहते हैं। क्या कहते हैं? जवाबित कहा जाता है। त्रिपिटक की बात करते हैं तो ये जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ है। बौद्ध क्या है? तो धर्म ग्रंथ है, जो कि प्रमुख ग्रंथ की श्रेणी में आता है बौद्ध धर्म के। ये क्या नाम है? तो त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक का जो अर्थ होता है तीन टोकरियां। क्या होता है? तीन टोकरियां। अगर पूछेगा कि त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, तो तीन टोकरियां। ठीक है, बौद्ध से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इनकी अगर हम मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी जो मृत्यु हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 बीसी में हुआ था। जन्म की बात करते हैं तो आपको कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जबकि मृत्यु जो है आपको कुशीनगर के यूपी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मदीना के कुरैश तथा मुस्लिम के बीच कितने युद्ध हुए थे? तो मदीना के कुरैश और मुस्लिमों के बीच में जो है टोटल कितना युद्ध देखा गया था? तो 3 युद्ध। कितना युद्ध? तो 3 युद्ध। अगला प्रश्न की बात करें हम, 711 ईस्वी में अरबों का आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए 711 ईस्वी में आप लोग जानते हैं कि सिंध पर जो आक्रमण हुआ था, सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के बारे में 712 में हुआ था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है 711 ईस्वी में अरबों का जो आक्रमण है वह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो जो था उबैदुल्ला और बुदैला। ठीक है, दोनों था, दोनों जो है बारी बारी से आया, लेकिन दोनों को जो है राजा दाहिर ने क्या किया था? तो हरा दिया था। सिंध का उस समय जो राजा था राजा दाहिर था, लेकिन उबैदुल्ला और बुदैला ये दोनों को जो है हरा करके 711 ईस्वी में क्या कर दिया था? तो वापस भेज दिया था। ठीक है, लेकिन 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम आता है विकराल सेना लेकर के, ठीक है, तो ये जो है दाहिर को क्या करता है? हार का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम ने किस रास्ते स्थल मार्ग से भारत पर पहुंचा था? ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत किस रास्ते से आया था? तो ये आया था मकराना के रास्ते। किस रास्ते से? मकराना के रास्ते से। और उन्होंने आकर के जो है देवल पर आक्रमण किया, मुल्तान पर आक्रमण किया। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मृत्यु की, ठीक है, इसकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो इसकी मृत्यु हुआ था 715 ईस्वी में। 715 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और सिंध पर आक्रमण इन्होंने कब किया था? तो सिंध पर जो आक्रमण किया गया था वो कब किया गया था? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, कह रहा कि राजा दाहिर की पुत्री का नाम क्या था जिसे कासिम ने ब्राह्मणवाद से पकड़ा था? है ना, पकड़ा था। तो राजा दाहिर जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय राजा दाहिर था सिंध का राजा। ठीक है, और इसने जो है जितने भी 17 वर्ष के लगभग में जितना भी जिसका भी उम्र था सबको जो है मार दिया था इस कासिम ने। और क्या किया था? लास्ट में जो है राजा दाहिर को परास्त करके उसके 2 पुत्री सूर्य देवी और परिमल देवी को जो है क्या किया था? अपने साथ लेकर के चला गया था। ठीक है, अपने साथ लेकर के चला गया था कि अपने हुकूमत को देंगे, है ना, उपहार में। तो सूर्य देवी और क्या नाम था? परिमल देवी था। लेकिन यही सूर्य देवी और परिमल देवी जो है ने अपने बुद्धि विवेक से मोहम्मद बिन कासिम को जो है हत्या करवाया था। ठीक है, हत्या करवाया था। लास्ट में जो है इन दोनों को जो है दीवार में चुनवा दिया जाता है। ये सब कहानी अगर आपको विशेष रूप से जानना है तो आप जो है चचनामा पुस्तक पढ़िए। ठीक है, चचनामा में सारी बातें लिखी हुई है। अगला प्रश्न, अगर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हुई थी तो अभी जस्ट बताए थे 715 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था और 712 ईस्वी में सिंध विजय आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब सिंध विजय हुआ था उस समय राजा कौन था? तो दाहिर था। कौन था? तो दाहिर था। ठीक, अगला प्रश्न,
कह रहा कि गजनी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गजनी वंश की जो स्थापना हुआ वो सुबुक्तगीन ने किया था। किसने किया था? सुबुक्तगीन ने। ठीक है। गौरी गौरी की अगर हम बात करते हैं उससे पहले गजनी की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो गजनी की अगर हम बात करते हैं तो गजनी ने जो है भारत पर आक्रमण जो है कितने बार किया था? बताइएगा कमेंट करके आप लोग। ठीक है। गजनी ने भारत पर आक्रमण कितने बार किया था? गौरी एक ऐसा शख्स था जिन्होंने एक सिक्का निकाला था जिस पर देवी लक्ष्मी की जो है आकृति छपी हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि देवी लक्ष्मी का जो आकृति है वह किसका और सिक्का था? तो मोहम्मद गौरी का था। ठीक है। कह रहा गजनी वंश को जाना जाता है, मतलब गजनी वंश को और किस वंश के नाम से जाना जाता है? गौरी वंश, यामनी वंश, गौड़ वंश या इनमें से कोई नहीं? तो गजनी वंश को और किस नाम से? तो यामनी वंश के नाम से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। गजनी वंश का और किस नाम से? तो यामनी वंश के नाम से। कह रहा बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो बहादुर शाह का पूर्व नाम जो था मुअज्जम था। ठीक है। मुअज्जम था। औरंगजेब के जो है 5 पुत्र था, मुअज्जम, अज्जम, कामबख्श, ठीक है, और हिंदल था। ठीक है। ये पांचों अस्करी और हिंदल, पांचों को याद रखना है। लेकिन मुअज्जम जो है, मुअज्जम ये जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है उत्तर मुगल शासक के रूप में। ठीक है। तो ये मुअज्जम है, इसी को बहादुर शाह जफर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, कह रहा शाह ए बेखबर कहा जाता है? तो शाह ए बेखबर की अगर हम बात करते हैं तो ये बहादुर शाह को ही कहा जाता है। शाह बेखबर, शाह बेखबर किसको कहा जाता है? तो बहादुर शाह को। मोहम्मद शाह की बात करते हैं तो इन्हें जो है रंगीला बादशाह, कौन सा बादशाह? तो रंगीला बादशाह कहा जाता है। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह है। ठीक है। रंगीला बादशाह क्या है? तो मोहम्मद शाह है। अगला प्रश्न, करा बहादुर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली का सम्राट कब बना? तो बहादुर शाह, जैसे इसका पहले नाम क्या था? मुअज्जम था, लेकिन बहादुर शाह नाम चेंज करके इन्होंने जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है 1707 ईस्वी में क्या किए थे? तो अपना राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मुगल शासक में सबसे वृद्ध शासक बनने वाला शासक था? तो उत्तर मुगल शासक वही हुआ बहादुर शाह जफर, जिसकी शुरुआत हुई। और अ, बहादुर शाह की अगर हम बात करते हैं, बहादुर शाह का, तो ये जो है सबसे वृद्ध शासक था। क्या था? सबसे वृद्ध शासक। इन्होंने जो है 65 वर्ष की अवस्था में जो है राजा बना था। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 65 वर्ष की अवस्था में। बहादुर शाह ने खुतबे में अली के स्थान पर क्या जोड़ा था? तो अली पहले था, उसके स्थान पर क्या जोड़ दिया? तो बली जोड़ दिया। अली के स्थान पर क्या जोड़ दिया? बली। अली के स्थान पर बली। कर शांतिपूर्ण मैत्री की नीति किसने अपनाई थी? शांतिपूर्ण मैत्री की नीति की अगर हम बात करते हैं तो ये अपनाने वाला जो था आपको बहादुर शाह जफर ही था। ठीक है। शांतिपूर्ण मैत्री की नीति किसने अपनाई थी? तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर था। अगला प्रश्न, अगला है, उत्तर भारत में विकसित मंदिर किस शैली में निर्मित होते हैं? तो उत्तर भारत में जो मंदिर बनता था वह किस शैली का उदाहरण है? तो ये आपको नागर शैली का उदाहरण है। किस शैली का उदाहरण है? नागर शैली। कर लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो ये दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है। असम की बात करते हैं तो कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर काफी प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर जो आपको कहाँ है? तो ये आपको असम में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। अगला प्रश्न, कह रहा त्रिपुरेश्वर, त्रिपुरेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। त्रिपुरेश्वर मंदिर कहाँ है? तो त्रिपुरा में स्थित है। प्राचीन विश्व का इतिहास का काल है, तो प्राचीन विश्व का इतिहास का जो काल है आरंभ से 5वीं सदी, 5वीं से 16वीं सदी, 16वीं से सदी से आगे, तो ये हो जाएगा आपको आरंभ से 5वीं सदी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको मध्यकालीन, मध्यकालीन हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? आधुनिक, आधुनिक हो जाएगा। पुनर्जागरण
का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन पिछले बार भी हुआ था, ठीक है। तो पुनर्जागरण के मतलब होता है फिर से जागना। क्या होता है? तो फिर से जागना, ठीक है। पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई थी वह किस देश में हुई थी? इटली में हुआ था, ठीक है, इटली में। और इटली में जो पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है वह कौन है? तो मैकियावेली। मैकियावेली है, मैकियावेली है, ठीक है, मैकियावेली। पुनर्जागरण की बात करते हैं तो ये जो है 13वीं सदी में शुरू हुआ था। 13वीं सदी से लेकर के सदी से जो है कब तक चला था? तो 16वीं सदी तक, 16वीं सदी तक। 13वीं से लेकर कब चला था? 16वीं तक। पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत हुआ था, तो अभी बताया हम कि 13वीं से लेकर के 13वीं, देखिए 1250 है तो 13वीं हो जाएगा, 1550 है तो 16वीं हो जाएगा। देखिए 1250 से लेकर 1550 तक। अगर हम मानववाद का संस्थापक माना जाता है, तो मानववाद के जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? तो पेट्रोक को। तो पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक कौन माना जाता है? पेट्रोक, पेट्रोक, ठीक है। मानववाद के संस्थापक पेट्रोक है। पेट्रोक के शिष्य जो है था कौन था? बुकासियो था। पेट्रोक का शिष्य अगर आपसे पूछेगा कौन था तो बुकासियो था। और डेकमेरॉन की बात करते हैं तो बुकासियो ने डेकमेरॉन नामक पुस्तक लिखा है, ठीक है। बुकासियो ने जो है क्या लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा है, पुस्तक पुस्तक, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा डेकमेरॉन पुस्तक जो है किसका है? तो बुकासियो का है। बुकासियो किसका चेला था? पेट्रोक का था। और मैकियावेली मैंने अभी बताया था कि पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण पुनर्जागरण का जनक कहलाता है कौन? तो मैकियावेली। खैर, सप्तवर्षीय युद्ध किस किस देश के बीच में हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है आप जानते होंगे कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कब हुआ था? 1756 से लेकर के 63 तक, 1756 से लेकर 63 तक हुआ था। और ये किस किस देश के बीच में? तो इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है। लेकिन आपसे पूछता है कि सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ कहाँ हुआ था, तो आपको जो है भारत हो जाएगा, ठीक है, यूरोप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? तो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों देश में देखने को क्या था? मिला था सप्तवर्षीय युद्ध, क्योंकि ये 7 वर्षों तक चला था। देखिए यहाँ पर अवधि पूछ दिया है, सप्तवर्षीय युद्ध किस अवधि कब है? तो 63, 1756 से लेकर के। सप्तवर्षीय युद्ध किस किस देश में लड़ा गया था? अभी जस्ट बताएं, यूरोप, अमेरिका और भारत में। यूरोप, अमेरिका और भारत। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तो मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया गया 1773 के तहत, ठीक है। 1784 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं, ये कब आया था? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। इसमें क्या किया गया था? तो इसमें जो है पिट्स पिट्स जो है था वो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। और उसके द्वारा जो है आदेश जारी किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कंट्रोल करने की जो पावर दिया था भारत में, वो काफी दे दिया था, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार और उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। तो ये किस अधिनियम में लगाया गया था? तो ये भी जो है आपको 1773 के तहत, 1773 अधिनियम के तहत, 1773 अधिनियम के तहत ही जो है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता कोलकाता अ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था वो किस अधिनियम की तहत हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1773 के तहत, 1773 के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक रहा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो राज किया है वो आपको 1773 से लेकर के 1858 तक था। और उसके बाद 1858 के बाद आजादी तक जो है ब्रिटिश का शासन आ जाता है, ब्रिटिश ताज का, ठीक है, ब्रिटिश ताज का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, ब्रिटिश ताज का शासन कब से कब तक रहा है? तो ये 1858 से लेकर के 1947 तक। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया है। तो किस अधिनियम के तहत? ठीक है, कि आपको जो है एक ही बजट तैयार करना है, अलग अलग नहीं। ये 1833 के
अधिनियम के तहत। ठीक है, 1784 मैंने अभी बताया। फिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784। 1773 मैंने ये बताया था कि मद्रास और मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर का अधिकार को मर्ज करके बंगाल में कर दिया गया था, वो 1773 एक्ट के तहत। रिश्वतखोरी बंद किया गया था 1773 एक्ट के तहत। ठीक है, 1773 के एक्ट के ही तहत जो है बंगाल में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर कहा था? तो ये कहा था आपको 1935 के अधिनियम के तहत, सॉरी अधिनियम को, 1935 के अधिनियम को। सर स्टेफोर्ड की अध्यक्षता में क्रिप्स प्रस्ताव का प्रस्ताव कब भेजा गया था? तो सर स्टेफोर्ड की अध्यक्षता में क्रिप्स प्रस्ताव आया था और वो आया था आपको 1942 में। ठीक है, 1942 में। 1943 की बात करते हैं तो सुभाष बोस ने आजाद हिंद फौज, ठीक है, हिंद फौज आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। फौज की कमान संभाला, है ना, कमान संभाला था। ठीक है, किसने? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, और 1940 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा 40 में, और आपको क्रिप्स प्रस्ताव हो जाएगा 42 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भूगोल जो शब्द दिए थे ये आपको इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने। भूगोल पृथ्वी के झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये बातें किसके द्वारा कहा गया था? तो ये बातें जो आपको टॉलमी के द्वारा, किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा कहा गया था। भूगोल के पिता कौन है? तो भूगोल के पिता हिकेटियस है। भूगोल के पिता कौन है? हिकेटियस। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल हो गया, भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल में अगर देखा जाए भारत में तो सातवां देश है। ठीक है, क्षेत्रफल में हमारा देश कैमा देश है? तो सातवां देश है। ठीक है, और अगर पूछेगा कि बताइए विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। हमारे विश्व की जनसंख्या भारत की जो जनसंख्या है वह विश्व की कितनी प्रतिशत है? 2.42% है। ठीक है, और जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब भारत में जो जनसंख्या है, जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं विश्व के कितना है? 17.5% है। 17.5% है विश्व की जनसंख्या के। हमारे जो भारत में जनसंख्या है वह कितना है? 17.5 है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है तो 7वां, अभी जस्ट बताए थे 7वां है। क्वेश्चन, अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है, किसने कहा था? तो अर्थशास्त्र जो है वह विकास का शास्त्र है। ये बातें किसने कहा था? सैमुअल्स ने। किसने कहा था? सैमुअल्स ने। ठीक है, अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था? तो धन का विज्ञान जो है एडम स्मिथ कहा था, एडम स्मिथ ने। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक तो मूल मात्रक होते हैं और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मूल मात्रकों की संख्या एसआई पद्धति में होती है। तो कह रहा है जब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होता है तब मूल मात्रक में क्या होता है? तो 7 गो। ठीक है, क्या होता है? 7 गो। संपूरक मात्रक यानी व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितनी है? तो 2 गो है। ठीक है, 2 गो है। मात्रकों की कितने प्रणाली है? जैसे होता है सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली। तो इस तरह से जो है 3 गो टोटल प्रणाली है। ठीक है, पदार्थों की परिमाण का मात्रक होता है तो पदार्थ की परिमाण का जो मात्रक है मोल है। क्या है? मोल है। ठीक है, और लंबाई का क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। लंबाई के मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान के किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कह रहा कोणीय वेग का एसआई मात्रक होता है तो कोणीय वेग का जो एसआई मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड होता है। रेडियन प्रति सेकेंड
होता है। ठीक है? तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये प्रतिदिन वीडियो अब आने वाला है जब तक कि बुक खत्म ना हो जाए। ठीक है? तो अपना प्यार दिखाते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।